नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और स्पेशल रिपोर्ट में मैं हूं कुमार राकेश। आज बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दौरे पर रहे और कुल मिलाकर के मिशन बंगाल भारतीय जनता पार्टी का जो अभियान है, उस अभियान के तहत आज के इस दौरे में क्या कुछ सियासी समीकरण निकल करके सामने आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी एक मुट्ठी चावल के तहत किस प्रकार के अभियान का आगाज करना चाहती है या कर चुकी है, उन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सियासी मुट्ठी में चुनावी चावल। पश्चिम बंगाल की सत्ता पर 10 साल से काबिज ममता बनर्जी की टीएमसी को मात देने के लिए बीजेपी पूरे जोर शोर से जुट गई है। सूबे में 200 प्लस सीटें जीतने के लक्ष्य को लेकर बीजेपी ने एक तरफ अपनी टीम 11 को बंगाल की रणभूमि में उतारा है, तो दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने खुद भी मोर्चा संभाल रखा है। इसी के तहत आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा एक बार फिर पश्चिम बंगाल के दौरे पर पहुंचे, जहां जेपी नड्डा राधा गोविंद मंदिर के दर्शनों के साथ ही वर्धमान दौरे की शुरुआत भी की। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों और नाच गाने के साथ स्वागत किया। जेपी नड्डा ने वर्धमान में रोड शो के बाद रैली को भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बंगाल में पार्टी के एक मुट्ठी चावल अभियान का भी आगाज किया। आपको बता दें कि राज्य में अप्रैल मई में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। एक मुट्ठी चावल कार्यक्रम के तहत बीजेपी कार्यकर्ता प्रदेश के 48,000 गांवों में किसानों के घरों में जाकर चावल एकत्र करेंगे और उन्हें नए कृषि कानूनों के बारे में जानकारी भी देंगे। वह इस मौके पर नड्डा ममता सरकार पर भी निशाना साधने से नहीं चूके। नड्डा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी पर हमला बोला और कहा कि आपने हमारे स्वागत के लिए जो जोश दिखाया है, इसके साथ आपने तय कर दिया है कि ममता सरकार को दरवाजा दिखाने का फैसला आपने तय कर लिया है। उन्होंने कहा कि अब जब ममता की जमीन खिसक चुकी है तो उन्हें किसान याद आ रहे हैं, लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जेपी नड्डा ने कहा कि ममता केंद्र की योजनाओं में अपना नाम लगाकर चला रही हैं, लेकिन नाम बदलने से ममता दीदी क्या क्या बदलेंगी। कुल मिलाकर के सियासी समीकरण में भारतीय जनता पार्टी के मिशन बंगाल की आहट दिखाई देती है और साफ तौर पर जिस तरीके से अमित शाह समेत तमाम पार्टी के दिग्गज नेता अब बंगाल पर फोकस कर चुके हैं, उसी रणनीति के तहत आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगाल दौरे पर है और जिस तरीके से जनसभा में उन्होंने टीएमसी पर हमला बोला और कहीं ना कहीं एक और रणनीति इसमें साफ तौर पर दिखाई दे रही है कि एक मुट्ठी चावल अभियान के तहत किस तरीके से किसानों तक मैसेज पहुंचाया जाएगा और 40,000 पंचायतों में किस तरीके से किसानों के समक्ष किसान बिल की जानकारी दी जाएगी। यानी कि एक तीर और दो शिकार, एक ही अभियान से तमाम चीजों को लेकर के साधना, यह भारतीय जनता पार्टी की रणनीति रही है। बोलती थी कि हम यहां मां, माटी, मानुष, इनके लिए हम काम करेंगे। ये बात इन्होंने कही थी, लेकिन वास्तविकता क्या निकली? इन्होंने किसके लिए काम किया? इनकी सरकार तोलाबाजी, तुष्टीकरण और तानाशाही, इसके लिए काम किया है। इसलिए समय आ गया है मित्रों, हम किसानों के घर घर जाएंगे, उनको हम मदद करेंगे। आज भ्रष्टाचार की यह स्थिति हो गई है कि अंतिम संस्कार के लिए भी कट मनी देना पड़ रहा है। अंतिम संस्कार के लिए, मैं ठीक बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? ये भ्रष्टाचार की स्थिति ला करके खड़ी कर। आज मैंने कृषक सुरक्षा अभियान, ये कृषक सुरक्षा अभियान की शुरुआत की है। एक मुट्ठी चावल जो मैंने किसानों से दान लिया है और आगे जाकर के गांव में भी मैं उनसे दान लेने वाला हूं। इस तरीके से आज से लेकर के 24 तारीख तक हमारे कार्यकर्ता 40,000 ग्राम सभाओं में जाकर किसानों से अन्न लेंगे और सौगंध दुर्गा मां की खाएंगे कि उनकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लड़ेगा। जमीन बंगाल की अपने नीचे से ममता जी की खिसक गई है, तो अब उनको किसानों की याद आई। मित्रों, अब पछतावत होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। किसान अच्छे तरीके से समझता है कि अब यह तो इसका क्या अर्थ बनेगा जब चिड़िया चुग चुकी है खेत। ममता जी, बंगाल के लोगों ने तय कर लिया है भारतीय जनता पार्टी को लाना
और आपका जाना ये तय हो चुका है। ये बात तो जेपी नड्डा को आप सुन रहे थे, साफ तौर पर किस तरीके से उन्होंने टीएमसी सरकार पर हमला बोला और सीधे तौर पर ममता बनर्जी को चुनौती देते हुए केंद्र सरकार की उन तमाम योजनाओं का हवाला भी दिया और यह बताने की भी जेपी नड्डा ने कोशिश की कि केंद्र की ओर से जिन जिन योजनाओं में पैसा मिला उन तमाम योजनाओं का नाम बदल करके ममता बनर्जी ने अपने नाम से या अपनी पार्टी के सिद्धांतों के नाम से वो योजनाएं शुरू की। लेकिन आम जनता जानती है कि पैसा कहां से आया है। कुल मिलाकर के यहां तक भी जेपी नड्डा ने कहा कि भ्रष्टाचार का बोलबाला इस सरकार में हो चुका है और अंतिम संस्कार के लिए भी आम आदमी को कर देना पड़ रहा है, कमीशन देना पड़ रहा है। सीधे तौर पर यह कहा जाए कि पूरी तरीके से आज जेपी नड्डा ने टीएमसी सरकार को घेरने की कोशिश की, साथ ही यह बताने की कोशिश भी की कि केंद्र सरकार पूरी तरह से किसानों के साथ खड़ी है और कहीं ना कहीं स्वामीनाथन आयोग का भी उन्होंने जिक्र किया, साथ ही उस एमएसपी का जिक्र भी किया जिसको लेकर के लगातार दिल्ली के आसपास, दिल्ली के हाईवेज पर किसान डटे हुए हैं या मांगों को लेकर सरकार से मांग कर रहे हैं। तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे, तमाम मुद्दे पर चर्चा करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से मिशन बंगाल को लेकर के पूरी तरह से जोर शोर से लग चुकी है, जेपी नड्डा, अमित शाह और तमाम कैलाश विजयवर्गीय समेत तमाम वो नेता जो लगातार बंगाल के दौरे पर रहे हैं और कुछ दिनों पहले की बात की जाए तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं की मुठभेड़ से लेकर के बड़े नेताओं के दौरे ये तय करते हैं कि इस बार 2021 यानी कि मई अप्रैल में होने वाले चुनाव के तहत भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एक्शन के मूड में आ चुकी है। तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए संजय सरकार साहब जुड़े हैं, नेता हैं टीएमसी के, पूजा श्री जुड़ी हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर रत्नाकर सिंह है, कांग्रेस लीडर के तौर पर जुड़े हैं, दानिश इकबाल साहब जुड़े हैं, बीजेपी प्रवक्ता है, वही धर्मेंद्र मलिक साहब जुड़े हैं, भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता है। आप तमाम मेहमानों का स्वागत है चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे पहले संजय सरकार साहब आपके पास आना चाहूंगा। नड्डा साहब ने साफ तौर पर स्पष्ट किया है कमीशन खोरी का अड्डा बन चुकी है टीएमसी सरकार, किसानों को लेकर के अब ममता दीदी को किसानों की याद आ रही है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। देखिए, मैं पहले कहना चाहेंगे बहुत बड़ा नौटंकी हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के तौर से। ऐसा नौटंकी हो रहा है, दिल्ली खाली खुले आकाश के नीचे किसान आंदोलन कर रहा है, उसको एमएसपी भी दे नहीं पा रहे हैं और बंगाल में आके बोले एक मुट्ठी चावल देने के लिए, ठीक है, एक एमएसपी भी दे नहीं पा रहा है। किसान खुले आकाश के नीचे, यहाँ पर किसान को आके बोल रहा है किसान निधि के बारे में। बोले किसान निधि कितना था? 6,000 रुपया देता है साल में, महीना में 500 रुपया, दिन में 16 रुपया 50 पैसा। और मैंने किसान क्रेडिट कार्ड कितने के दिया? 5 लाख रुपया का, महीना का 45,000 रुपया, दिन के 1500 रुपया। एक इंसान, भारतीय जनता पार्टी किसान निधि जो है 16 रुपया 50 पैसे में एक किसान अपना जिंदगी गुजार सकते हैं? नहीं गुजार सकते हैं। ये झूठ राजनीति करने के लिए भारतीय जनता पार्टी, यहाँ पर जो बच्चे जन्म लेता है उसको शिशु साथी बोलते हैं, उसको पैसा सरकार की तरफ से देता है। जो कोई आदमी मरते हैं उसको समोवेदी बोलता है, उसको पैसा सरकार देता है। किसान के लिए हम लोग 5 लाख रुपया तक किसान की बीमा दिया है, किसान मंडी दे चुके हैं, ठीक है, हम लोग ने। और विकास के बारे में अगर बोले तो भारतीय जनता पार्टी अदानी अंबानी के लिए काम कर रहा है। आपको मालूम है कि जानकारी नहीं क्या है कि नहीं मालूम नहीं है, लेकिन मैं आपको एक चीज आपको बताने चाहेंगे, ऑलरेडी रेजिग्नेशन नरेंद्र मोदी अंबानी और अदानी को पास में छोड़ के आया है। अगर ये आपको किसान जो है, किसान कानून जो बनाया है, ये अदानी अंबानी को नहीं बनाया, अगर ये सही तरफ से नहीं करेंगे तो इनको क्या करेंगे? इनको हाथ में रिजाइन लेटर दी, इसको रिजाइन छोड़ देंगे। आज देश पूंजीवादियों को हाथ में चला गया है, गरीब को हाथ में नहीं है। और बड़े बड़े भाषण देता है मेरे जेपी नड्डा जी जो आए हैं बाहर से, जो हिमाचल से आते हैं, क्योंकि बंगाल में सर्दी का मौसम है, यहाँ सर्कस दिखाने के लिए बाहर से सर्कस का पार्टी लोग आते हैं और वो सर्कस दिखाने के लिए आते हैं, फिर सर्कस दिखा के 3 महीना बाद चल जाता है। और कमल भी तो सीजनल फूल है ना, कमल को तो आपको मालूम है दुर्गा पूजा का समय मिलता है, बाद में नहीं मिलता। घास अब जोड़ा फूल जो है 12 महीना मिलता है, उसके लिए पूजा करता है। अब घास को जितना काटेंगे उतना बढ़ते जाएंगे और तृणमूल देखिए खत्म नहीं होने वाला है। आपको मीडिया जितना दिखा रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए, मैं कह रहा हूँ 30 सीट भारतीय जनता पार्टी को बंगाल में नहीं मिलेंगे। अगर 30 सीट से ज्यादा मिल गया तो मैं आ रही है मेरे पास जन समर्थन को लेकर के जिस तरीके का दावा आप कर रहे हैं, जिस तरीके का दावा आप कर रहे हैं, सीधी तस्वीरें मेरे पास वहां से पहुंच रही है किस तरीके से जेपी नड्डा का रोड शो आप तमाम दर्शक देख पा रहे होंगे टीवी स्क्रीन पर। दानिश अबरार साहब आपके पास, माफ कीजिएगा दानिश इकबाल साहब आपके पास में आना चाहेंगे। संजय सरकार साहब ने साफ तौर पर कहा कमल सिर्फ दुर्गा पूजा के समय ही खिलता है। राकेश जी देखिए, नड्डा जी पर ठीक आज से 1 महीना पहले दीदी के लोगों ने, दीदी के गुंडों ने पत्थर बरसाए थे और आज पूरे वर्धमान में लोगों ने फूल बरसाए हैं और वहां के लोगों ने ये बता दिया है कि उन्हें उत्पात नहीं चाहिए बल्कि विकास चाहिए। और आज जिस प्रकार से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का श्री जयप्रकाश नड्डा जी का स्वागत हुआ है,
जिस प्रकार से लोग उनके रैलियों में आए हैं, उनसे मुलाकातें हुई हैं, लोग उनसे बात कर रहे हैं, जनता के बीच में एक उत्साह है और बंगाल की जनता ने यह तय कर लिया है कि दीदी को विदाई देनी है और भाजपा की सरकार बनानी है। देखिए, अभी टीएमसी के प्रवक्ता जो कह रहे थे कि जेपी नड्डा हिमाचल से आते हैं, हिमाचल क्या भारत से कोई अलग प्रदेश है क्या? हिमाचल किसी अलग देश से आता है क्या? अरे हिमाचल इस देश का है, इस देश के अंदर संजय साहब लौटूंगा, प्लीज बोलने दीजिए। संजय साहब लौटूंगा जी। ये देश हिमाचल प्रदेश से, मैं बिहार से आता हूँ, कोई यूपी से आता है, लेकिन ये भारत है, पूरा एक देश है और हम सब भारतीय हैं और हम कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं। ये हमारे देश की खूबसूरती है, ये हमारा अधिकार संविधान देता है। आप इसको तोड़ने की बात क्यों करते हैं कि मैं बंगाली हूँ, मैं मराठी हूँ, मैं बिहारी हूँ? अरे इस तरह से बार बार आप लोग बात करते हैं कि ये बाहरी है। बाहरी कौन है? आप बाहरी तो वो लोग हैं जिनको आपने संरक्षण दे रखा है, जो बांग्लादेशी घुसपैठियों को आपने, दीदी ने जो है वहां पे वोट का अधिकार दे रखा है, उनका जो है कार्ड बनवा रखा है अपने 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 पॉलिटिकल फायदे के लिए, अपने जो है लाभ के लिए। अरे बाहरी तो वो है, हमारी सरकार आएगी तो हम तो उनको भगाएंगे बाहर, जो इस देश के नहीं है उनको हम इस देश में नहीं रहने देंगे। और आप कहते हैं कि हिमाचल से चले आते हो, बिहार से चले आते हो, गुजरात से चले आते हो, ये कौन सी राजनीति है? चलिए पूजा श्री, आपके पास में आएंगे। राजनीतिक मायने समझना चाहेंगे किस तरीके से जेपी नड्डा की आज रैली है और एक मुट्ठी चावल की बात की जा रही है। कुल मिलाकर के 73 लाख किसानों को साधने की कोशिश है, या यूं माना जाए पूरी तरीके से किसानों को लेकर के जिस तरीके से तमाम माहौल पूरे देश में बना हुआ है, बीजेपी किसानों को ये समझाने की कोशिश कर रही थी इस रैली के माध्यम से या इस जनसभा के माध्यम से कि केंद्र सरकार किसानों की हितैषी है। किस तरीके से देख पा रही हैं? देखिए, जेपी नड्डा जी का दौरा पहले भी रहा है और अभी भी गए हैं। पहले उनका दौरे में उन्होंने कहा कि और अन्याय नहीं होगा, इस तरह की कैंपेन चलाई जाएगी। और अब एक मुट्ठी चावल की जब हम बात करते हैं तो इसको आप पीछे गुरुकुल से जोड़कर देखिए, जब राम जी ने दीक्षा पूरा किया और वो एक मुट्ठी चावल और भिक्षाम देही की तरह वो पूरे शहर और नगर में घूमे और उन्होंने एक तरीके से लोगों का विश्वास और मत जीतने की कोशिश की, पहले वो सत्ता पर बैठे। तो मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी का जो सोच है वो इसी रणनीति को अपनाना चाह रही है कि भिक्षाम देही आप जो जनशक्ति है वो उनसे ही कमल खिलेगा। हालांकि मैं इन बातों को एक बात कहना चाहूंगी संजय जी को कि संजय जी, आप अपने शब्दों पे आपने एक बात कहा है कि कमल दुर्गा पूजा पे खिलता है। खुद बीजेपी बोलती है कि वो दुर्गा पूजा को जिस तरीके से टीएमसी दुर्गा पूजा को नकारते जा रही है, रोहिंग्या को और बांग्लादेशी को जिस तरीके से सराहना दिया जा रहा है और बंगाल में बसाया जा रहा है, ये खुद दुर्गा पूजा को ऊपर ले जाना चाहते हैं बीजेपी और ये खुद बात कहते हैं। तो इस पे तो कोई दो राय है ही नहीं कि बीजेपी दुर्गा पूजा पे खिलती है और दुर्गा पूजा को मानती है। हालांकि मैं ये बात जरूर कहूंगी कि दो बातें इस पे चीज में स्पष्ट होती है कि सिंगूर और नंदीग्राम जो आंदोलन हुआ, जिस वजह से टीएमसी सत्ता में आई और इसी वजह से टीएमसी सत्ता में आने के बाद अपनी एक वाक्य में माँ माटी मानुष्य की बात करती है। माँ माटी मानुष्य को उन्होंने माँ की बात करो तो दुर्गा पूजा यानी और माटी की बात करो तो जो हमारा बंगाल है, जो कोलकाता है, जो पश्चिम बंगाल है, और मानुष्यता तब आती है जब आपके अंदर उस चीज को आप निखारते हो। तो माँ माटी मानुष्यता यहाँ पे नहीं दिखती है जब जेपी नड्डा पे और शुभेंदु अधिकारी, कैलाश विजयवर्गीय पे पत्थरबाजी किया जाता है। जब आपके घर से कोई आपको छोड़कर जाता है तो पत्थरबाजी मत कीजिए। टीएमसी जब सत्ता में आई थी तो बहुत अच्छा काम किया था और सराहनीय काम था, माँ माटी मानुष्य से जुड़ा हुआ था। पर आज भाई भतीजावाद की रणनीतियों पर चलने की वजह से टीएमसी खुद को खोते जा रहे हैं और पत्थरबाजी करते जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि दीदी को इस चीज पर बहुत ही सोचने का विषय है। दीदी को सोचना चाहिए कि उन्होंने जो नंदीग्राम और सिंगूर जैसी जो आंदोलन उठाई थी उसको आज बीजेपी ने एक तरीके से हाईजैक करो या बोलो कि दीदी भूल गई और बीजेपी ने एक मुट्ठी चावल से उसको हाईजैक करके अब बंगाल में उस चीज को प्रचार प्रसार करना चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि दीदी को इस चीज पे जरूर सोचना चाहिए संजय जी। और कमल तो दुर्गा पूजा पे खिलता ही है और दुर्गा पूजा को लेकर ही कमल चलता है। और ये भी बहुत बड़ा एक आपका शब्द जो होता है ये लोगों को वोट बैंक बंटवारे में बहुत तुल्य दे सकता है। तो सोच समझकर बोले कि आप टीवी पर बैठे हुए हैं, आप एक राष्ट्रीय टीएमसी के प्रवक्ता हैं। चलिए रत्नाकर सिंह जी, आपके पास आना चाहेंगे। सीधे तौर पर आप कहते हैं भारतीय जनता पार्टी या यूं माना जाए केंद्र सरकार किसानों के मुद्दे पर जवाब नहीं देती है। सीधे तौर पर जेपी नड्डा ने कहा कि 73 लाख किसानों से एक मुट्ठी चावल लिया जाएगा
और कुल मिलाकर के किसानों के हितों को लेकर के या कृषि कानूनों को लेकर के किसानों को फायदे समझाए जाएंगे। आप कहते हैं सरकार काम नहीं कर रही। रत्नाकर सिंह जी, अपना वोट हासिल करने का इनका पहले से ही नियत रहा है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, 2014 में जब ये सरकार चुनाव लड़ी थी तो उस समय अच्छे दिन आएंगे के नारे लगाकर चुनाव लड़ी थी। आज वही सोनार बांग्ला करके जो एक नारा इन्होंने दिया है पश्चिम बंगाल में, आप वही कुछ उसी से मिलता जुलता है। अगर अच्छे दिन आएंगे की परिकल्पना इनके हिसाब से यही है कि आज हमारे देश की जीडीपी जो है -7.7 हो गई है, बेरोजगारी दर बढ़कर 9% हो गई है। तो आप देख सकते हैं कि देश किस गर्त में पहुंच चुका है। उसी तरह से यह पश्चिम बंगाल में लोगों को एक प्रोपेगेंडा के तहत सोनार बांग्ला करके एक जो अभियान इन्होंने छेड़ा है, उसके तहत यही होने वाला है। कल को अगर ये सत्ता इन प्रकार सत्ता भी हासिल कर लेते हैं तो इनका विकास जो ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हकीकत में जब वहां जाते हैं तो वो पूरी तरह फेल हो जाते हैं। रत्नाकर सिंह जी, विपक्ष भी अब टीवी और ट्विटर पर सिमट कर रह गया है ना, इस चीज को भी स्वीकार करिए आप। जिस विपक्ष का दायित्व यह होता है कि सरकार को उसकी खामियां गिनाए, वही विपक्ष केवल टीवी और ट्विटर पर सिमट कर रह गया है। किसानों का इतना बड़ा मुद्दा है, या यूं कहा जाए तमाम आरोप लग चुके हैं, पूरी तरह से साजिश है, किसानों को बरगलाया जा रहा है, लेकिन विपक्ष भी अपनी पूरी भूमिका में कहां पहुंचा है वहां पर। देखिए, विपक्ष अपनी भूमिका पूरी तरह से निभा रहा है, उसको मीडिया का कवरेज बहुत कम मिल पा रहा है, इसलिए लोगों को नहीं पता चल रहा है। ये बात अलग है। मैं एक जेपी नड्डा का कटमनी के ऊपर एक बात कहना चाहता हूं, जरा 1 मिनट दीजिएगा, मैं उस बात को पूरा कर लेता हूं। जी बिल्कुल। जेपी नड्डा जी बोल रहे हैं कि अंतिम संस्कार में भी कटमनी लिया जा रहा है पश्चिम बंगाल में, लेकिन ये अपने गिरेबान में कभी नहीं झांकते। आज आप देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार जहां पे है इनकी, भारतीय जनता पार्टी की, वहां पे स्मशान भूमि में छज्जा गिरता है और वहां पे 25 लोग मरते हैं। तो वह 25 लोग जब भी मरते हैं तो ठेकेदार को आनन फानन में गिरफ्तारी किया जाता है। ठेकेदार क्या बोलता है, कमीशन सबको जाता है। इसका मतलब आप खाते हैं खुद और आरोप लगाते हैं दूसरे के ऊपर। आज भारतीय जनता पार्टी जो है यह पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है। क्या उनकी मंशा है, कहते कुछ और है और होता कुछ और है। प्रोपेगेंडा के तहत इनका काम करने का एक तरीका हो गया है। देश की अर्थव्यवस्था लीजिए, बेरोजगारी का मुद्दा लीजिए, किसान आत्महत्या का मुद्दा लीजिए, ये सब पे ये नाकाम हो चुके हैं। आज ये एक मुट्ठी चावल की बात कर रहे हैं, अगर इनके अंदर जरा भी खुददारी होती तो जो एक मुट्ठी चावल या लोगों को देने की बात कर रहे हैं, घर घर जाके एक मुट्ठी चावल देने की बात कर रहे हैं, क्या किसान जो पैदा करता है वह एक मुट्ठी चावल या चावल अन्न जो पैदा करता है उनसे बात करने के लिए इनके पास जरा भी समय नहीं है। यह तारीख पे तारीख रखते रह रहे हैं, लेकिन वहां पे जाकर उनकी समस्याओं को हल करने का इनका जरा भी मंशा नहीं है। यह सिर्फ अपना पूरा फोकस, जैसा आपने कहा कि पूरी तरह से यह इनका फोकस हो चुका है चुनाव जीतने में, देश चलाने में फोकस नहीं है इनका। किसानों की समस्या को हल करने में इनका फोकस नहीं है। इनका पूरा फोकस जो है वह चुनाव को जीतना ही इनका मकसद है। यह सत्ता में सिर्फ रहना चाहते हैं, सत्ता के अलावा ये जो सत्ता के अलावा ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ये जमीनी जो मुद्दे जुड़े हुए हैं लोगों से मुद्दे, उन पे बात नहीं कर पाएंगे। यह बात लोगों की भावनाओं से, धर्म पे, 370 पे, मंदिर पे, पाकिस्तान पे, गाय पे, गोमूत्र पे, यही बात करना जानते हैं। विकास के मुद्दों पर ये लोग बात नहीं करना जानते। करके जो चीजें बन रही है, एक डेटा आपको आज देना चाहेंगे। जेपी नड्डा साहब ने साफ तौर पर यह कहा है कि यूपीए सरकार के दौर में किसानों के लिए बजट 24,000 करोड़ रुपया हुआ करता था, हमने इसे 1 लाख करोड़ कर दिया है। एमएसपी के लिए स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू की है, इसे लागत का 1.5 गुना कर दिया गया है। जब इस प्रकार के दावे पश्चिम बंगाल में जाकर के किए जा रहे हैं तो हकीकत क्या है वो जानना चाहेंगे आप। देखिए, यह सरकार, मैंने पहले ही आपको बोला, एक प्रोपेगेंडा के तहत झूठ फैलाने का काम करती है। मैं आपको बता दूं एक आंकड़े के माध्यम से कि यह सरकार कितना झूठ फैलाती है।
अभी यूपीए के सरकार में कृषि विकास दर जो है वो 4.3% था, लेकिन आज कृषि विकास दर 3.1% पर सिमट के रह गया है। ये झूठ बोलते हैं कि हम 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, लेकिन ऐसा कहीं पे भी नहीं है। अगर 12% कृषि विकास दर होगी तब जाके किसानों की आय दोगुनी होगी। तो ये हमने 4.3% का विकास दर दिया है, आज ये 3% का दे रहे हैं। पिछले 14 साल में सबसे कम कृषि विकास दर हो गई है। तो झूठ कौन फैला रहा है? झूठ सरकार कौन किसकी फेल है? एनडीए की सरकार फेल है। हमने तो किसानों को बहुत सारे राहत प्रदान किए। आज आपको ये पता भी होना चाहिए कि किसानों की आत्महत्या के आंकड़े सरकार छुपा रही है। क्यों छुपा रही है? क्योंकि मालूम है इनको किसान आत्महत्या के आंकड़े अगर उजागर करेंगे तो इनकी पोल खुल जाएगी। आज 60 से ज्यादा किसान सिर्फ सिंधुदुर्ग पे 45 दिन के अंदर शहीद हो चुके हैं, लेकिन इनके कान पे जूं तक नहीं रेंग रहा है। तो कितनी असंवेदनशील सरकार है ये आप समझ सकते हैं। रत्नाकर सिंह जी, आप सुनिए, ये कहानी हर सरकार की है। हर सरकार में इस देश की विडंबना है। इतने सालों बाद में अगर अन्नदाता सड़कों पर है तो इस देश की विडंबना कही जा सकती है। जो रीढ़ की हड्डी कही जाती है वो आज सड़कों पर न्याय की मांग कर रही है, अपने अधिकारों की मांग कर रही है। धर्मेंद्र मलिक साहब, आपके पास में आना चाहेंगे। कुल मिलाकर के जो स्थितियां हैं, साफ तौर पर रत्नाकर सिंह जी ने तमाम चीजों का जिक्र किया और ये बताने की कोशिश भी की है कि केंद्र सरकार ने खामियां कहां छोड़ी है। लेकिन जेपी नड्डा साहब ने जिस तरीके से आज कहा है कि एमएसपी को लेकर के स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू कर दी है, 1 लाख करोड़ रुपया कृषि का बजट हो गया है, विरोध कैसा? देखिए, ये तो इनका प्रोपगेंडा है। जब पूरी भारतीय जनता पार्टी एक साथ मिलकर प्रोपगेंडा चलाती है। प्रधानमंत्री ने भी एक दिन मन की बात में कहा था कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू कर दी, लेकिन उन्होंने जो उनकी रिकमेंडेशन थी उनका फार्मूला ही बदल दिया। A2FL को लागू करके ये C2+50 की बात करते हैं। और जो बजट की बात करते हैं, बजट क्या है? बजट में जो कृषि ऋण है उसको भी जोड़ा जाता है और कृषि ऋण के साथ साथ उस ऋण को भी जोड़ा जाता है। जो एमएसपी कितना किया, एमएसपी कितना किया उसको बताइए। एमएसपी कितना किया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस कितना किया, उसको तो एक अमाउंट तो उसको होता है ना, उसको क्या किया, कितना करना, कितना होना चाहिए आज के तारीख में? 1300 इतनी महंगाई दर बढ़ी है, 50 रुपया होना चाहिए, 3250 रुपया एमएसपी भी होना चाहिए। ये जानकारी रखना चाहिए। और 6000 रुपया करके जो किसान को देते हैं ना, ये किसान को भीख दे रहा है। अब मेरा अन्नदाता भिखारी नहीं है, इसको समझना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए मेरे अन्नदाता भिखारी नहीं है, उसको 16 रुपया 50 पैसा भीख नहीं देना चाहिए। अन्नदाता मेरा अन्नदाता होता है, वो भिखारी नहीं होता। गरीब हो सकता है, भिखारी नहीं है। नरेंद्र मोदी अन्नदाता को भिखारी सोच के रख दिए हैं। चलिए, कुल मिलाकर के दानिश इकबाल साहब, आपके पास में आना चाहेंगे और स्थितियां जो बनकर के आई है, एक जानकारी आपसे लेना चाहेंगे। दिल्ली के किसानों को आप समझा नहीं पा रहे हैं और पश्चिम बंगाल में जाकर के किसानों के हित की बात की जा रही है, किस तरीके से देखते हैं सर? देखिए, दानिश इकबाल साहब सुन पा रहे हैं मुझे? जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। जी जी। देखिए, इस देश में अगर कोई सरकार है और किसी ने काम किया है किसानों के लिए तो नरेंद्र मोदी की सरकार है। इस देश में अगर किसान बजट, कृषि बजट को 1 लाख से डबल करके 2,11,000 करने का काम किया है तो ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। एमएसपी 150% से ज्यादा पे धान और गेहूं को खरीदने का किसी सरकार ने काम किया है तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। 100% अगर किसान को देने का काम किया है तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। दूध उत्पादन को 1% से बढ़ा करके 18% करने का काम किया है तो नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। दलहन को अगर बढ़ा करके जो है 18% करने का काम किया है तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। आज हम इस विषय पर बात कर रहे हैं कि बंगाल के अंदर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को लेकर के वहां की जनता के बीच में जिस प्रकार से उत्साह है, जिस प्रकार से जनता वहां पे एक बदलाव चाहती है और सर्कस देखने के लिए आ रहा है। सर्कस सर्दी का मौसम है और जेपी नड्डा सर्कस दिखाने के लिए आता है। हमेशा सर्कस दिखाने। संजय जी लौटूंगा प्लीज। संजय जी बोलने दीजिए। मुझे लगता है कि अगर संजय जी लौटूंगा, दानिश इकबाल साहब को बोलने दीजिए प्लीज। विदाउट इंटरप्ट हो तो अच्छी बात है। देखिए, बंगाल में राकेश जी लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी के वोट प्रतिशत बढ़ते रहे।
जो है 4 2000 वोट था हमारा, लेकिन 2014 में हमने 2 सीटें जीती, 18% वोट बढ़ा हमारा। 2019 में हमने 18 सीटें जीती और 40% वोट प्रतिशत बढ़ा हमारा। और आने वाले 2021 में निश्चित तौर पर हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि भारतीय जनता पार्टी 200 से ज्यादा सीट जीत करके वहां पे सरकार बनाने जा रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक ही लक्ष्य है कि बराबरी की सरकार देना, ना किसी के साथ तुष्टीकरण करना, ना अपीसमेंट करना। मैं सिर्फ दानिश इकबाल साहब, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, दानिश इकबाल साहब, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि दिल्ली के इर्द गिर्द जो डेरा जमाए किसान हैं, आप उनको नहीं समझा पा रहे हैं और पश्चिम बंगाल में जाकर के आप किसानों के हित की बात कर रहे हैं, तो वहां का किसान या यहाँ का किसान अलग है क्या? नहीं, बिल्कुल देश का किसान एक किसान है। वही तो सवाल है कि क्या ये जो कृषि बिल आया है, सिर्फ जो यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं दिल्ली के अंदर, ये बिल उन्हीं के लिए है क्या? नहीं, पूरे देश के किसानों के लिए है। लेकिन आपको कहीं और आंदोलन तो देखने को नहीं मिल रहा है। बंगाल का किसान तो आंदोलन नहीं कर रहा है, बिहार का किसान तो आंदोलन नहीं कर रहा है, साउथ इंडिया का किसान तो आंदोलन नहीं कर रहा है। अगर कुछ किसान आंदोलन कर रहे हैं, भाई साहब आपको आंख में अंधे हो चुके हैं। संजय जी आऊंगा, बात पूरी होने दीजिए। संजय जी बात पूरी होने दीजिए। संजय जी प्लीज, संजय सरकार बात पूरी होने दीजिए। संजय सरकार साहब बात पूरी होने दीजिए। राकेश, संजय सरकार साहब बात पूरी होने दीजिए। मैं कह रहे हैं, देश का प्रधानमंत्री हाथ जोड़कर कह रहा है, सर झुकाकर कह रहा है, विनम्रता से कह रहा है कि हम किसान भाइयों के लिए संवेदनशीलता के साथ उनसे बात करने के लिए तैयार है। सरकार लगातार 8 बार बातचीत हो चुकी है। सरकार हर पहलू पे जो है एक रास्ता निकालने के लिए तैयार है और अच्छे माहौल में बातचीत हो रही है। और उसके बाद भी किसान से कल भी बातचीत हुई है। तो हम तो रास्ता निकालना चाहते हैं और हम बार बार ये कहते हैं कि हम एमएसपी पे जो ये आंदोलन शुरू हुआ था, जो एमएसपी खत्म होने की संभावना पे ये आंदोलन शुरू हुआ था, सरकार आज उस एमएसपी को लिखित में देने को तैयार है कि हम एमएसपी खत्म नहीं करने जा रहे हैं, हम मंडी खत्म करने नहीं जा रहे हैं। सरकार तो अपने रवैये में हर जगह जो है पोलाइट है, सरकार तो बात कर रही है। देश का प्रधानमंत्री बार बार हाथ जोड़कर, सर झुकाकर विनम्रता से बात करने के लिए तैयार है। हम तो किसानों के साथ हैं, किसानों के हर विषय को, हर मुद्दे को सुलझाने के लिए हम बैठे हुए हैं। और मुझे लगता है कि बहुत जल्द ये विषय जो है समाप्त हो जाएगा और जो एक बीच का जो रास्ता होगा वो निकल जाएगा। इसमें जो लोग राजनीति कर रहे हैं, पूछिए किसान को बैठा दिया ठंड में, राहुल गांधी कहा है। राजनीति कौन कर रहा है? आप स्पष्ट करिए ना, राजनीति कौन कर रहा है? नहीं, कांग्रेस के प्रवक्ता देश की बात कर रहे थे। पार्टी तो आपसे संभल नहीं रही है, आपकी अध्यक्षता कहीं दिखती नहीं है। आपके जो निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वर्तमान में जो आपके युवा नेता है, वो देश से गायब रहते हैं। जब देश स्पेन में होता है वो स्पेन में रहते हैं, छुट्टियां मनाते रहते हैं। अरे भैया, आप पहले अपनी कार्यशैली को, कार्यपद्धति को, अपने नेतृत्व को, अपनी नीति को सामने तो रखिए जनता के सामने। भारतीय जनता पार्टी लगातार 3 महीनों से जहां चुनाव हुए हम जीतते जा रहे हैं। जनता का विश्वास, रत्नाकर सिंह जी प्लीज, जनता ठीक है। दानिश इकबाल साहब लौटूंगा। रत्नाकर सिंह जी कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? जी, शायद महानुभाव को पता नहीं है कि राहुल गांधी जी एक सांसद हैं, कोई कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं। और बतौर सांसद उन्होंने अपनी बातों को बहुत पुरजोर तरीके से और मोदी सरकार के कानों तलक पहुंचाई है। लेकिन यह मोदी सरकार जो हुक्मरान, जो मुखौटा बन चुकी है अंबानी और अडानी की, उनके कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। मैं भाई साहब को यह बता दूं कि यह आंदोलन, किसान आंदोलन जो है पूरे देश में चल रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री जी 20 किलोमीटर दूर सिंधुदुर्ग पे नहीं जाते हैं, वह टीवी के माध्यम से प्रोग्राम करते हैं और मध्य प्रदेश किसानों को संबोधन करते हैं। वह यहाँ पे गुजरात में जाते हैं, किसानों को संबोधन करते हैं। लेकिन किसान जो बैठे हैं आज 45 दिन से वहाँ पे आंदोलन में, उनको आज 8वें दौर की वार्ता तक तो यह समझा नहीं पाए। और यह राहुल गांधी जी की बात कर रहे हैं। बीजेपी की यह आदत है, जब सारे मुद्दों पर यह फेल हो जाती है तो व्यक्तिगत टिक्का टिप्पणी करने पे यह विश्वास रखती है। आप देश के बारे में बात करिए, आप देश के विकास के बारे में बात करिए, देश हित के मुद्दे पे बात करिए। राहुल गांधी जी तो सांसद है और बतौर सांसद उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। उन्होंने अपने क्षेत्र में कितना अच्छा काम किया, इसका रिपोर्ट आप जरा गूगल करके देख लीजिएगा। चलिए ठीक है, आप तमाम मेहमान मेरे साथ लगातार बने रहिएगा। और ब्रेक पर जाने से पहले ये स्पष्ट कर दे कि आज जेपी नड्डा की रैली में जिस तरीके से उन्होंने टीएमसी को घेरा और जो तमाम आरोप प्रत्यारोप लगे, कहीं ना कहीं उनके राजनीतिक मायने क्या है, ब्रेक पर आने के बाद ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आज की इस रैली में क्या टीएमसी को घेरना बीजेपी की एक सोची समझी रणनीति है, या जिस तरीके से किसानों का जिक्र उस रैली में किया गया, क्या वाकई में वो मैसेज दिल्ली के किसानों तक पहुंचाना चाहते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, तुरंत हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। चर्चा चल रही है सियासी मुट्ठी में चुनावी चावल। कुल मिलाकर के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर है और ये दौरा कितना राजनीतिक रूप से बीजेपी के लिए अहम फायदेमंद साबित हो सकता है, ये अपने आप में आगे देखने वाली बात होगी। इस मुद्दे पर लगातार चर्चा हमारी जारी है। दानिश इकबाल साहब बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर लगातार पैनल में बने हुए हैं, रत्नाकर सिंह साहब नेता कांग्रेस के तौर पर लगातार पैनल में बने हुए हैं, पूजा श्री राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर शामिल है, वही संजय सरकार साहब जुड़े हुए हैं, नेता टीएमसी है। आप तमाम मेहमानों का ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। पूजा श्री आपके पास में आना चाहेंगे। 73 लाख किसानों तक पहुंचने की तैयारी है, क्या वाकई में ये मैसेज दिल्ली के किसानों तक पहुंचाने की तैयारी है और दिल्ली के किसान बात मानने को तैयार नहीं है? किसान में भेद कैसा, किस तरीके से देख पा रही है? देखिए, किसान में कोई बैर होना भी नहीं चाहिए और ना ही है। और पर मुझे ऐसा लगता है कि संजय जी को एक चीज बताना बहुत जरूरी है कि ये जो ध्रुवीकरण कर रहे हैं आपकी, बंगाल में अगर कोई बाहर से आकर राजनीति करता है तो वो किसी दूसरे क्षेत्र से होता है, हिमाचल से होता है, बिहार से होता है, न जाने कहां से होता है। लेकिन यही किसान की जब बात आती है तब आप ये कहने लगते हो कि बंगाल के किसान, हरियाणा के किसान, पंजाब के किसान सब एक हैं। हम ये मानते हैं कि सब किसान एक हैं, सब प्रांत के लोग एक हैं, लेकिन टीएमसी को भी ये मान लेना चाहिए कि सिर्फ किसान की बात जब आती है तो दिल्ली के किसान और बंगाल के किसान एक नहीं होते हैं, वो एक ही है। पर आपको ये मानना चाहिए, किसान की बातों पे तो आप किसान को एक कर देते हो, लेकिन बाहर से जब कोई राजनीति करने आता है, कोई अपना चेहरा बनाने आता है बंगाल में, उसको आप दूसरे प्रांत का बता देते हो। तो ये सोचना बहुत बड़ा गंभीर विषय है और टीएमसी को इस चीज पर सोचना चाहिए कि अखंडता में ही एकता हमारे देश की खूबसूरती, और इस खूबसूरती को ना बिगाड़े टीएमसी। क्योंकि जब मैंने दीदी का पिछला भाषण सुना, जब वो रैली कर रही थी, तो उन्होंने जनगण मन और की बातें की, रविन्द्रनाथ टैगोर की बातें की, राष्ट्रगान ने तो खुद ही अपने आप में ये कहा हुआ है कि पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा सब एक है, सब कुछ एक है। फिर आप कैसे इसको ध्रुवीकरण कर देते हो कि बाहर से कोई आता है तो उसको राजनीति खेल जाते हो कि हम एक नहीं है। बंगाल की कल्चर आप नहीं जानते हो, बंगाल से बाहर से हो। आप पॉलिटिकल विश्लेषक है ना, राजनीतिक प्रवक्ता है। पूजा जी आप संजय सरकार साहब लौटूंगा, संजय सरकार साहब लौटूंगा, बात पूरी करने दीजिए, बात पूरी करने दीजिए। संजय सरकार साहब बात पूरी करने दीजिए प्लीज। विश्लेषक जो होता है वो निष्पक्ष होता है, कोई एक पक्ष के लिए बात नहीं करता है। पॉलिटिकल ने मैं कुछ पूछना चाहते हैं आपसे, अगर आप पॉलिटिकल विश्लेषक है ना, कोई पार्टी का प्रवक्ता है, संजय सरकार साहब मैं आऊंगा आपके पास। संजय सरकार साहब समय सबको दूंगा प्लीज। संजय सरकार साहब प्लीज मैं लौटूंगा। संजय सरकार साहब कभी भी पॉलिटिकल एनालिसिस कभी भी। संजय जी मैं लौटूंगा, संजय जी मैं आऊंगा आपके पास में, आपको वक्त दिया जाएगा पूरा। संजय जी मैं वक्त दूंगा आपको काम आएगी, यही बातें आपको काम आएगी संजय जी, यही बातें टीएमसी को काम आएगी। अगर बीजेपी ने भी सुना तो उनको भी काम आएगी। ध्रुवीकरण करने की कोशिश मत कीजिए, एकता में, अखंडता में एकता की बातें कीजिए। आज आप मुझे फिर बता रहे हो कि मैं किसी पॉलिटिकल एनालिस्ट हूँ या फिर किसी के तरफ से बोल रही हूँ। किसी के तरफ से नहीं बोल रही हूँ, मुझे जो सही और जो गलत लगता है वो मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। मैं जनशक्ति की आवाज के तौर पर यहाँ बैठी हूँ और मैं जन को ये बताना चाह रही हूँ कि बीजेपी और टीएमसी किस तरीके से सोचती है। तो संजय जी आप मेरे चीजों पर मत जाइए। आपने अभी बोला कि प्रवक्ता के रूप से बात कर रहे हैं, इसके लिए बोला अपनी इच्छा को पॉलिटिकल एनालिसिस से बात कीजिए। हम सोचेंगे आप आरएसएस बीजेपी के आदमी हैं क्या संजय जी? हम सोचेंगे आप निष्पक्ष रूप से बात नहीं करेंगे तो हम सोचेंगे आप पॉलिटिकल एनालिसिस होकर बात करेंगे तो ठीक है। निष्पक्ष रूप से हम सोचेंगे आप आरएसएस भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। नहीं हम बोल रहे हैं आप आरएसएस में तो भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता है। हम सोचेंगे, हम लोग सोचेंगे। संजय जी पूजा जी प्लीज मैं मुद्दे से भटकना नहीं है, जिस मुद्दे पर बात हो रही है। पूजा जी मैं लौटूंगा आपके पास में। पूजा जी प्लीज, पूजा श्री जी प्लीज। संजय सरकार साहब छटपटाहट क्यों है? क्योंकि एक दौर वो भी था जब लेफ्ट और टीएमसी, कुल मिलाकर के लेफ्ट का शासन था और टीएमसी का दौर ये तय हो गया था आने वाला है। उस दौर की छटपटाहट आज भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी में देखने को मिल रही है। गलबैया वाले दल बिल्कुल खिलाफ हो गए हैं, पूरी तरह से विचारधाराएं बदल चुकी है। ये छटपटाहट क्यों है सर? कोई छटपटाहट नहीं है। हम 2019 के इलेक्शन अगर अब मैं उसको ऊपर अगर हम एनालिसिस करके बोलेंगे तो मेरे को 22 सीट मिला था। हम 164 विधानसभा सीट में हम लोग आगे थे और भारतीय जनता पार्टी को 18 सीट मिला था, 121 सीट में आगे थे। 77,000 बूथ में हम 47,583 बूथ में हम लोग आगे थे। ठीक है। उसके अलावा जब बाई इलेक्शन हुआ जहाँ से दिलीप घोष विधायक थे
वहाँ वो विधानसभा में हम, लोकसभा में हम 55,000 वोट से पीछे थे। बाद में वहां से जब बाई इलेक्शन हो हम 18,000 वोट से जीते, मतलब 55,000 कवर करके 18, मतलब हम 73,000 वोट से वहां से आगे थे। और कालियागंज जहाँ से हम 65,000 वोट से पीछे थे, हम वहां से 5,000 वोट से जीते हैं। मतलब हम लोग 65 का रिकवर करके 5,000 वोट से, एक तो हम लोग को बिल्कुल था महुआ मित्रा जी को छोड़ दीजिए, हम पॉलिटिकल बात करेंगे। और दूसरा हमको घबराहट कहीं नहीं है। क्यों नहीं है बोले तो हम बिल्कुल जीत रहे हैं। क्यों आपको जीत रहा है? उस समय कांग्रेस और कम्युनिस्ट दोनों अलग से लड़ाई किए थे। वो वोट पोलराइजेशन जैसा 26% कम्युनिस्ट को वोट, 19% पोलराइजेशन, कांग्रेस का 10% वोट, 6% पोलराइजेशन हुआ था। 25% भारतीय जनता पार्टी जैसे 40% हुआ था। अभी कांग्रेस और कम्युनिस्ट अलायंस हो जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी को दिमाग यानी छटपटाहट नहीं है, यानी छटपटाहट नहीं है। तो जो लोग पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं, यानी छटपटाहट नहीं है, जो लोग पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। वो जितना बड़े नेता हैं भारत के, सबसे प्रधानमंत्री से लेके जेपी नड्डा से लेकर अमित शाह से लेके दोनों, तो देखिए सबसे ज्यादा बैंक करप्टेड 28 आदमी अगर भारत में हिंदुस्तान के 27 आदमी गुजरात से किए हैं। गुजरात मॉडल के लिए बात करेंगे ना, जय गुजरात, सोनार गुजरात नहीं बना पाए उसने। क्यों? वहां पर 5,300 रुपया तनख्वाह दिया जाता है 4 साल का टीचर का कॉन्ट्रेक्चुअल में। दिन में 150 रुपया होटल में खाने लेंगे तो 150 रुपया हमको पेट नहीं भर सकता है। 450 रुपया का खर्चा होता है, 5,300 के दिए हैं। 15,000 आदमी, 1,500 आदमी बहाली करने के लिए 18 लाख आदमी अप्लाई किया। कितना बड़ा बेरोजगारी है। अगर गुजरात इतना अच्छा है तो मैं कहेंगे तो जब डोनाल्ड ट्रम्प आता था वॉल देने का दीवाल देने का क्या जरूरत था? और सबसे बड़ा 2 लाख करोड़ का जमीन घोटाला हुआ है हिंदुस्तान में। 2 लाख करोड़ अदानी अंबानी को ओएफ किया, लेकिन किसान को नहीं दिया वो पैसा। किसान को 6,000 रुपया दिया। लेकिन चिटफंड और शारदा का भी जिक्र हुआ है आज। चिटफंड और शारदा का भी जिक्र हुआ है सर आज जिक्र चिटफंड और शारदा का भी हुआ है, उस पर भी 2 शब्द जानना चाहूंगा आपसे। भागो यहाँ से। चिटफंड और शारदा का भी जिक्र हुआ है आज। हाँ, चिटफंड और शारदा का भी जिक्र हुआ है। जेपी नड्डा साहब ने, देखिए अगर चिटफंड और शारदा का जिक्र हुआ है, मुकुल राय, शुभेंदु चटर्जी और ये शुभेंदु अधिकारी, ये लोग तो फंसे हुए थे, रंगे हाथ में पैसा लेके दिखाए। वही चोर लोग को भारतीय जनता पार्टी में क्यों जरूरत है? भारतीय जनता पार्टी में जाकर जोड़ गया। हम तो घर 77,000 बूथ, देखिए हम लोग कार्यकर्ता बेस पार्टी है, 77,000 बूथ है, 7,70,000 मेरा बूथ लीडर है और 77 लाख मेरा बूथ कार्यकर्ता है, 40 लाख मेरा मॉनिटरिंग करता है। सब हम लोग, सब आदमी घर घर में 77,000 बूथ में जाके बता रहा है। हर घर में जो मुकुल राय जो नारदा सारदा में फंसे थे, जो शुभेंदु अधिकारी नारदा फारदा में, शोभन चटर्जी जो नारदा सारदा में फंसे हुए थे, फिर वो चोर को कौन से शार्पेस्टर से धो दिए हैं और कौन से गंगा जल से जवाब लेंगे दानिश इकबाल साहब। इकबाल साहब जवाब लेंगे आपसे। घर में जाके बता रहे हैं तो आदमी को, ठीक है, हम लोग घर में जाके बता रहे हैं, आदमी हम लोग से जोड़ रहे हैं। और भी बोले चोर गया अच्छा हुआ, पार्टी अच्छा हो गया। और देखिए एक समुद्र से एक लोटा पानी उठाने से समुद्र खत्म नहीं हो जाता। ठीक है, समंदर खत्म नहीं होगा आपका, ठीक है, आपका समंदर खत्म ना हो, आपकी राजनीतिक नाव चलती रहे। बेहतरीन बात बोली आपने। लेकिन दानिश इकबाल साहब, पूरी तरह से गंगाजल कौन सा था जिसमें शुद्ध कर लिया आपने? नहीं, देखिए मैं ये कह रहा हूं कि आज के परिप्रेक्ष्य में जो भारत के विपक्षी दल हैं उनकी जो मानसिक दशा है कुछ ऐसी हो चुकी है कि यदि मोदी जी कहेंगे कि हमारे पूर्वज ऋषि मुनि थे तो विपक्षी कहेंगे नहीं जी, हम तो राक्षस के संतान हैं। तो मतलब जो र्यूमर्स है और जो झूठ है, जिस प्रकार से हम कुछ भी बोलेंगे उनके खिलाफ ही उनको बोलना है, चाहे वो देश हित में हो, राष्ट्र हित में हो। हम कोई भी कानून लेकर के आएंगे वो उनको भड़काना काम है। जीएसटी लेकर के हम आए, विपक्ष ने व्यापारी को भड़काया। सीएए लेकर के हम आए, विपक्ष ने जो है मुसलमानों को भड़काया। तो ट्रिपल तलाक हम लेकर के आए, उन्होंने मुस्लिम महिलाओं को भड़काने का काम किया, मुसलमानों को भड़काया। कृषि कानून लेकर के हम आए, किसानों को भड़काने का काम कर रहे हैं। तो जिनकी खुद की राजनीतिक जिनकी खुद की जिस पार्टियों की खुद की राजनीतिक स्थिरता मिट चुकी हो। संजय सरकार साहब समय दिया है मैंने आपको, संजय सरकार साहब मैंने आपको समय दिया है पूरा, प्लीज। जिनकी राजनीतिक छवि खत्म हो चुकी हो, राजनीतिक मैदान खत्म हो चुका हो, तो वो दूसरों को कंधे पे रख करके, दूसरे के कंधे पे रख करके अपनी राजनीतिक स्थिति को बचाने के लिए लगे हुए हैं। वही हाल आज देश में विपक्ष पार्टियों का हो चुका है। ना उनके अंदर नीति है, ना नेतृत्व है, ना कोई नियत है। देखिए कोई भी जो राजनीतिक दल होता है उसका उद्देश्य क्या होता है? उसका उद्देश्य होता है कि चुनाव में जीतना, चुनाव में जाना और चुनाव को जीतना और जनता की सेवा करना। आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई दल आपको दिखता है क्या इस देश के अंदर जो जाकर के जनता के बीच में जुड़े, जनता के साथ काम करे, जनता की बातें सुने? विजय माल्या का काटमानी जो नरेंद्र मोदी खाया उसको कैसे वापस लेकर आएंगे?
अरे भैया दीदी को सब बताएंगे, सब बताएंगे, सब पता चलेगा जब पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। सब वो लोग जेल में होंगे, सब वो जेल में होंगे जिन्होंने पश्चिम बंगाल की जनता के पैसों को लूटा है, जनता की आकांक्षाओं और आशाओं को जो है नहीं, जिन लोगों ने पश्चिम बंगाल की जनता की आकांक्षाओं और आशाओं को जो है अपमान किया है वो सब जेल में होंगे। जिन लोगों ने पश्चिम बंगाल को लूटा है, चाहे वो दीदी हो, चाहे वो दीदी के भाई बात करने वाले लोग हो, और जहां तक सवाल है सुनिए, नहीं पार्टी में तो लूटे हैं आज वो मेरे पार्टी में है, बंगाली हिंदू को डिटेंशन कैंप में रखा है, वो बंगाली हिंदू को लिए क्या करेंगे? आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? बंगाली जवाब मांग रहे हैं आप लोग से, बंगाली आप लोग से जवाब मांग रहे हैं, बंगाली जवाब मांग रहे हैं, बंगाली बंगाल का आदमी जवाब मांग रहा है। आसाम में जो 13 लाख बंगाली हिंदू है। संजय सरकार साहब सुनेंगे नहीं, संजय सरकार साहब सुनेंगे नहीं तो जवाब कैसे मिलेगा? संजय सरकार साहब आपने सवाल किया, दानिश इकबाल साहब जवाब दे रहे हैं, आप सुनेंगे नहीं तो जवाब कैसे मिलेगा सर? सुनने की आदत सबसे महत्वपूर्ण है। आप राजनीतिक क्षेत्र से आते हैं और राजनीतिक क्षेत्र में अगर सुनने की आदत नहीं है तो जवाब कैसे लेंगे? दानिश इकबाल साहब अगर आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं, आप सुनना नहीं चाहते हैं कुल मिलाकर के। चलिए पूजा श्री साहब आपके पास में आना चाहेंगे। पूजा श्री जी, कुल मिलाकर के किसानों तक पहुंचने की योजना है क्या? 2021 का जो चुनाव है किसानों के खेतों से होते हुए इसका परिणाम निकलेगा, क्या लगता है आपको? देखिए, मैं आपको एक बात याद दिला देती हूँ। जवाहरलाल नेहरू ने 1952 में जब पहला चुनाव हुआ था तब उन्होंने एक बिल लाई थी। 1952 से पहले वो एक बिल लाया था जिनको सांसद ने बिल्कुल ही नकार दिया था। वो था हिंदू कोड बिल, सॉरी हिंदू कोड बिल में क्या था कि संसद ने नकार दिया। अब उनके विरोध में बहुत से लोग खड़े हो गए कि अगर ये बिल पास हुआ तो इस बार जवाहरलाल नेहरू जो है वो बड़े चेहरा बनकर नहीं आ सकते हैं प्रधानमंत्री के रूप पर। तो मुझे ये चीजें नरेंद्र मोदी की ये जो आकांक्षाएं हैं किसान बिल को लेकर, कहीं ना कहीं मुझे ये चीज दिख रही है। अब इसमें मैं पहलू जोड़ती हूँ। पहलू ये है कि 1952 के चुनाव के बाद जवाहरलाल नेहरू एक बहुत बड़े चेहरे के और भी बड़े चेहरे के रूप पर उभर कर सामने आए कांग्रेस में, और उन्होंने हिंदू कोड बिल को अप्लाई कर दिया। भले ही वो बांट कर अप्लाई किया, 4 चीजों में 4 विभागों में बांटा उसको, और 1954 तक उसको अप्लाई कर दिया गया। उसके विरोध में जब जवाहरलाल नेहरू जो कि आजादी के बस 4 साल हुए थे तो उसके विरोध में कोई खड़ा नहीं हो सकते थे, नेहरू जी के विरोध में कोई खड़ा नहीं हो सकते थे, लेकिन फिर भी हिंदू समाज के कुछ लोग मालूम है आपको, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को इंडस्ट्रीज मिनिस्टर बनाया था, आपको मालूम है कि अगर आपने श्यामा प्रसाद संजय जी वक्त दूंगा, संजय जी वक्त दूंगा आपको, संजय जी वक्त दूंगा, प्लीज संजय जी प्लीज सुन लीजिए मैं वक्त दूंगा आपको प्लीज। पॉलिटिक्स होता है, इसके पीछे पॉलिटिक्स है। आप बोलते हो बीजेपी को घेरते हो ना, मैं बोल रही हूँ तो आप मुझे बता रहे हो, क्वेश्चन बता रहे हो। नहीं, हम बोल रहे हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी को इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज मिनिस्टर पंडित नेहरू ने बनाया था, वो जनसंघ का था, लेकिन पंडित नेहरू का बहुत बड़ा देश हो सकता है। चलिए समय की कमी है, समय की कमी। पूजा श्री जी फाइनल कमेंट आपसे चाहूंगा, प्लीज फाइनल कमेंट आपसे चाहूंगा। क्या ये दे रही हूँ कि वो 1952 में जब नेहरू जी हर चीज के विरोध में जाके उन्होंने ये बोला कि ये बिल तो मैं पास करके रहूंगा या मैं लाकर रहूंगा और ये जन कल्याण के लिए है, और उससे आज कल्याण भी हो रहा है। इसी तरीके से मोदी जी इस बात पे अड़क है, बीजेपी इस बात पे अड़क है कि कल्याण तो करके रहूंगा, बच्चा कितना भी हटी हो उनको कल्याण की ओर ले जाने का हमारा ठीक है। संजय सरकार साहब फाइनल कमेंट आपसे, छोटा और फाइनल कमेंट प्लीज। पूजा जी को बात पर जवाब, देश को तो लूटते रहेंगे, विजय माल्या से लेके नीरव मोदी से लेके मेहुल चोकसी से, जैसे बैंक का पैसा भी लूटेंगे, पैसा का लोग फरार करने के लिए भी काटमानी लेंगे, फिर 2 लाख करोड़ रुपया ओएब किए हैं, किसको किए हैं? रत्नाकर सिंह साहब ठीक है, समय की कमी है, प्लीज वक्त इजाजत नहीं देता है, रत्नाकर सिंह साहब फाइनल कमेंट लेंगे आपसे प्लीज। रत्नाकर सिंह साहब मुझे ऑडियो कम करवाना पड़ेगा प्लीज, समय की कमी है। रत्नाकर सिंह साहब फाइनल कमेंट आपसे। देखिए, मेरा फाइनल कमेंट यही है कि बीजेपी जो राज्य में जाके चुनाव का मुद्दा बनाती है या जिस मुद्दे पे चुनाव लड़ती है, तो वहाँ की जनता को या लोगों को ये सोचना चाहिए कि क्या वह राज्य में जो वादे कर रही है वो पूरा कर पाएगी। उसके परिप्रेक्ष्य में वो तुलना करे केंद्र में उनकी जो सरकार है उससे। अगर आप देखेंगे तो केंद्र में जो सरकार जो भी वादा किया था उन्होंने राज्य के प्रति या लोगों के प्रति, वो सारे वादे उन्होंने पूरे नहीं किए या
कुछ ऐसी चीजें लेके आए जो वो उसमें फेल हो गए, वो पूरा नहीं कर पाए। आप अगर देख लीजिए तो आज प्रति व्यक्ति आय -5.4% है। मतलब लोग जो पहले कमाते थे उससे भी अब कम कमाने लगे हैं। ठीक है दानिश इकबाल साहब, दानिश इकबाल साहब प्लीज दानिश इकबाल साहब फाइनल कमेंट प्लीज। देखिए, देश के अंदर 2014 से वंशवाद, भ्रष्टाचार और जो राजनीति थी जाति की, धर्म की, उसको नरेंद्र मोदी ने समाप्त कर दिया है। अब राजनीति होती है इस देश के अंदर तो विकास की होगी। जो विकास करेगा, जो अपना रिपोर्ट कार्ड देगा, जनता उसी को सराहेगी। और उसी के नतीजे हैं कि लगातार भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो जिला पंचायत का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, हम लगातार जीतते आ रहे हैं। उसी की तर्ज पे बंगाल के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। लोग अफवाहें उड़ाते रहे, विपक्ष अपना काम करता रहे, जनता हमारे साथ है। ठीक है, चर्चा में शामिल होने के लिए दानिश इकबाल साहब आपका भी शुक्रिया। रत्नाकर सिंह साहब, पूजा श्री, संजय सरकार साहब और धर्मेंद्र मलिक साहब, आप तमाम मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए शुक्रिया। कुल मिलाकर के बीजेपी मिशन बंगाल पर लगातार लगी हुई है और आज जिस तरीके से सियासी मुट्ठी में चुनावी चावल, साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी 70 लाख किसानों तक पहुंचने की तैयारी में है और उन्हें यह समझाने की कोशिश कर रही है कि कृषि कानून किस तरीके से उनके हितों के लिए लाए गए हैं। क्योंकि इस साल 2021 यानी कि मई से अप्रैल के बीच में पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं, तो जाहिर सी बात है बीजेपी पूरी ताकत के साथ अब की बार मिशन बंगाल के तहत वहां पर उतरने वाली है। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।